नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आज हम पूर्वांचल पर बात करेंगे, पुरवाई किस तरह से चली इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता दें। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यूपी के लखनऊ और कानपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ से यह साबित हो गया कि चुनाव के पहले खून खराबा करने की आतंकियों की मंशा थी। लेकिन यूपी एटीएस ने आतंकियों के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। जहां एक तरफ यूपी पुलिस और एटीएस ने ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी को कानपुर में अरेस्ट किया, वहीं दूसरा आतंकी लखनऊ के हाजी कॉलोनी में आतंकी को घेरा गया है एटीएस की ओर से और उसके साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। हालांकि कई जगहों से यह भी खबरें आ रही हैं कि उसे मार दिया गया है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है। यूपी पुलिस के एडीजी के मुताबिक दूसरे राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर आतंकी के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिलहाल आतंकी ने सरेंडर अभी तक नहीं किया है। कमांडो ने ठाकुरगंज के उस घर को घेर रखा है जिसमें आतंकी छिपा है। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अमिताभ जी, ये जो ऑपरेशन चल रहा है जिसको लेकर एडीजी ने कहा कि हम टैक्टिकल ऑपरेशन चला रहे हैं, इस टैक्टिकल ऑपरेशन की सफलता को लेकर क्या आप कहेंगे और इस पूरे अभियान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसको लेकर मैं यह कहूंगा कि यह बात तो हमेशा चर्चा में रहती है कि आतंकी गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो स्लीपर मॉड्यूल्स के रूप में, अन्य छिपे हुए लोगों के रूप में आतंकी लोग कई जगहों पर कई रूप में मौजूद हैं। यह बात इस घटना से पुनः प्रमाणित होती है और वह इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि वास्तव में सूचना मिलने पर जितनी तत्परता से यह कार्रवाई की गई है, मेरी दृष्टि में उसके संबंधित अधिकारी जो हैं, एटीएस के अधिकारी, अन्य सभी अधिकारी इसके लिए काबिल तारीफ हैं। जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, अतः इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इतना जरूर है कि और लोगों को यूपी पुलिस में और अन्य जगहों पर इस बात के लिए विशेष करके चैतन्य रहना पड़ेगा कि अब इन लोगों की जड़ें काफी गहरी हो रही हैं और इस पर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतना काफी खतरनाक होगा। लेकिन अमिताभ जी, ये चुनाव से जो ठीक पहले ये खून खराबा करने की एक मंशा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, आपकी नजर में क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि तमाम खबरें ये भी बता रही हैं कि चुनाव से जो एक दिन पहले ये जो घटना हुई है उससे साफ तौर से मंशा जो है वो संदिग्ध आतंकियों की ये खून खराबा करने की थी एक तरह से। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव वर्तमान में जो पूर्वांचल के इलाके में है, यह जो आतंकी है वह लखनऊ में है वह व्यक्ति, इसीलिए मैं दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मुझे लगता है अपने आप में आतंकियों का होना, इनका इस प्रकार से ऑपरेट करना एक निरंतर सतत प्रक्रिया भी है और हमारे देश के लिए खतरा भी है। तो हमें इसको एक व्यापक रूप में देखे जाने की जरूरत है। मैं इसको विशेषकर चुनाव से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से आप जोड़ नहीं पा रहे हैं और आपके नज़र में ये अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सर इसमें जो टैक्टिकल ऑपरेशन है, क्या इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे हमें कि जो एडीजी दलजीत चौधरी ने जो कहा कि टैक्टिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ये किसी तरह से सफल हो सकता है? यानी इस तरह के अभियान में इस तरह के ऑपरेशंस कितने सफल हो पाते हैं? क्या आप ये इस बारे में कुछ बता पाएं अगर हमें? जी देखिए, उन मामलों में जहां पर लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, जहां वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की नीड होती है, जहां इतना समय होता है कि स्ट्रेटजी बनाया जा सके, उन जगहों पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं। क्योंकि जैसा कि एडीजी के आपके बयानों से आ रहा है कि सूचना तत्काल मिली और तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करना था, तो यह टैक्टिक्स का क्षेत्र था और टैक्टिकल इम्पैक्ट दिए जाने की जरूरत थी, टैक्टिकल रिस्पॉन्स की जरूरत थी। इसीलिए यह टैक्टिकल प्लानिंग ही की गई है और इसमें सफलता की पर्याप्त उम्मीद रहती है। जिस प्रकार से सारा कुछ ऑपरेशन हो रहा है, मुझे विश्वास है कि ऑपरेशन सफल रहेगा। यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन सफल रहे और जो संदिग्ध आतंकी है उसे पकड़ा जा सके, जिंदा पकड़ा जा सके, क्योंकि प्राथमिकता यही है। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता रजत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। रजत, क्या ज्यादा जानकारी और क्या फिलहाल की परिस्थिति किस तरह की बनी हुई है, क्या अपडेट है आपके पास?
स्वप्न, सबसे पहला अपडेट ये है कि अभी 10 राउंड हवाई फायरिंग हुई है, जिसके बाद ये बात जो अभी तक आशंका लगाई जा रही थी कि टेररिस्ट की मौत हो चुकी है, उसका एनकाउंटर किया जा चुका है, वो बात फिर से समाप्त हो गई है। फिर से एक नई रणनीति के तहत एटीएस अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है। अभी 10 राउंड हवाई फायरिंग हुई है, जिसके बाद जो एम्बुलेंस आई थी उसको भी किनारे रोक दिया गया है, क्योंकि करीबन 1 घंटे तक किसी तरीके का क्रॉस फायर नहीं आया था, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि अभी जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद क्लोज ऑपरेशन एटीएस शुरू करने जा रही थी, जिसके थ्रू स्मोक बम अंदर फेंक कर एटीएस अंदर एंटर करने का प्लान कर रही थी। उसको फिर से रोका गया है और फिर से फायरिंग एक बार शुरू हुई है। तो कुल मिला काफी क्लोज ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे एटीएस के लिए जैसे क्योंकि पावर कट ऑफ कर दिया गया है, आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, जैमर करा के पूरे जो मोबाइल नेटवर्क है उनको बंद किया गया है, उसके साथ साथ जो केबल नेटवर्क है उनको बंद किया गया है। तो काफी लास्ट स्टेज पे जो ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये ऑपरेशन खत्म होगा, लेकिन अभी जो फायरिंग हुई है उसके बाद फिर से एक बार ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है और फिर से एटीएस अपने नए सिरे से जो उनके जो कमांडोज हैं, जो 20 कमांडो स्पेशल टीम जो यहाँ पे लगी हुई है, वो अब किसी तरीके से अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, ताकि 1 to 1 करके या तो आतंकवादी को पकड़ सके या फिर उसका एनकाउंटर किया जा सके। ठीक है, तो अंदर एंटर करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही है कि पहली प्राथमिकता जो है वो यही है कि किसी भी तरह से जिंदा पकड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। तो एडीजी दलजीत चौधरी ने इस पूरे अभियान पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। हमें इनपुट आज प्राप्त हुआ था कि कुछ सस्पेक्ट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं कानपुर में और लखनऊ में। उसी के ऊपर हमारी एटीएस की टीम, उनके सीनियर अधिकारी और सिविल पुलिस उनकी तलाश में गई थी। जो कानपुर में एक अभियुक्त था, सस्पेक्ट था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पर लखनऊ में है, ठाकुरगंज इलाके में। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसमें जो हमारा टेक्टिकल ऑपरेशन है वो इसमें करें, ताकि जो भी सस्पेक्ट अंदर है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हमारे हिसाब से ये लखनऊ का ही रहने वाला है और हमें जो टिप ऑफ मिली है वो बाहर से आई है और हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि उसके पास संभवतः वेपन भी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस ऑपरेशन को जल्द इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएं। वही हम इसलिए सारी हमारे सीनियर अधिकारी मौके पर हैं। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे और जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अपने कार्यक्रम की बात करेंगे। पुरवाई की जो हवा चली है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम जनता की बात करते करते कब गधा गधा होने लगा ये पता ही नहीं चला। यूपी का चुनाव देश की राजनीति को दशा और दिशा देता है, लेकिन जब उसी चुनाव की दुर्दशा हो जाए तो क्या कहने। खैर, दुर्दशा में ही सही यूपी का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच ही गया, लेकिन इस पूरे चुनाव में खास क्या रहा। 6 चरणों में किसका रहा पलड़ा भारी और 7वें चरण में किसकी हो सकती है चांदी। काशी का रोड शो क्या जनता के दिलों का रास्ता भी तय कर पाया और बनारस में शक्ति प्रदर्शन ने कैसा रंग दिखाया। पूर्वांचल के लिए एक कहावत है कि जो पूर्वांचल फतेह कर ले वो लखनऊ की सत्ता पर जरूर बैठता है। तो आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट, फिर होगी बाकी की बात। पूर्वांचल के रण में आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दमखम से उतरे। 7वें चरण की 40 सीटों के लिए मोदी ने नॉनस्टॉप 40 घंटे का प्रचार अभियान चलाया। 8 मार्च को आखिरी दौर की वोटिंग है और 11 मार्च को यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के पूर्वांचल की इन 40 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के प्रचार की रही, क्योंकि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 19 केंद्रीय मंत्रियों को कैंपेन में उतार दिया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भी चुनाव प्रचार में बीजेपी के उतारे गए नेताओं की लिस्ट
कुछ ज्यादा ही लंबी रही। पीएम मोदी 3 दिनों तक वाराणसी और उसके आसपास की सीटों पर सभाएं करते रहे। उन्होंने बनारस में 2-2 रोड शो किए। पीएम मोदी वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं। सोशल मीडिया समेत कई राजनीतिक जानकार पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल समेत बीजेपी नेताओं की बड़ी जमात के पूर्वांचल में टूट पड़ने पर हैरान दिखाई दिए। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी? मीडिया पूर्वांचल की इन 40 सीटों पर बीजेपी के अभूतपूर्व चुनाव प्रचार को ऐसे पेश कर रहा है जैसे बीजेपी ने अपना गढ़ बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 40 सीटों में से केवल 4 पर जीत हासिल की थी। इन 4 सीटों में 3 वाराणसी लोकसभा के तहत आती हैं और बनारस की भी जिन 3 सीटों पर पार्टी जीती थी उनमें 2 ही उसकी परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। वाराणसी की शहर उत्तरी सीट पार्टी ने 2012 में करीब 20 साल बाद एसपी से छीनी थी। 2012 में इन 40 में से 23 सीट एसपी ने जीती थी। बीएसपी ने 5, कांग्रेस और मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल ने 2-2 सीटें जीत ली थी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्वांचल के 28 जिलों की 170 सीटों में से 97 जीतकर कुल 206 विधायकों के साथ राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। परंपरागत तौर पर पूर्वांचल में असल लड़ाई एसपी और बीएसपी के बीच ही रही। यही वजह है कि मोदी के प्रचार का पीछा करते करते राहुल अखिलेश की जोड़ी और बहन जी मायावती भी इसी इलाके में हद से ज्यादा प्रचार करती नजर आई। दोनों दलों को अपने अपने पारंपरिक वोट में सेंध लगने का पूरा अंदेशा हो चुका है। इस चुनाव में बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में टक्कर में है। बीजेपी को इस इलाके का विशेष ख्याल है। यही जताने के लिए शायद पीएम मोदी ने इन 6 जिलों के 3 सांसदों मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडेय को मंत्री बनाया। साथ ही चंदौली गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी लहर में इन सभी सीटों पर बीजेपी सबसे अधिक वोट वाली पार्टी रही थी। जिन 40 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वो पूर्वांचल के 6 जिलों जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और भदोही के तहत आती है। मोदी लहर में बीजेपी को यूपी में कुल मतदान के 42% वोट मिले थे। इन 5 जिलों की सभी संसदीय सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी इन 40 सीटों पर ताकत इसलिए नहीं झोंक रही है कि उसे कोई गढ़ नहीं बचाना, बल्कि मोदी बीजेपी के लिए एक नया किला तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 3 दिन धुआंधार प्रचार किया वाराणसी में, उससे सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कोई नया किला बनाना चाहते हैं या फिर साफ तौर से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा पूर्वांचल में और खासकर वाराणसी में उन्हें बचाने वाला और कोई है नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो गढ़ बचाने नहीं किला बनाने उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इनके पास साफ तौर से अगर कहा जाए तो पूर्वांचल में कुछ भी हारने के लिए नहीं है। अगर जीतते हैं तो बोनस पॉइंट ही बीजेपी को मिलता है। बाकी पार्टियों की भी बात करें तो सपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर सपा का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां पर बीजेपी अब पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। घनेंद्र भारद्वाज साहब हैं कांग्रेस की ओर से हमारे साथ, मनोहर मनोज जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और संदीप दुबे साहब बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है सर। मनोहर मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, एक पत्रकार की नजर से आप इसे किस तरह से देखते हैं, जो 7वें चरण का मतदान है और पूर्वांचल पर जिस तरह से देश की राजनीति एक तरह से पहुंच गई है। प्रधानमंत्री 3 दिन वाराणसी में बिताते हैं, तो इसके मायने क्या समझे जाएं और उसका क्या असर हो सकता है 7वें चरण में? देखिए, मेरी समझ से और मेरी नज़र से इसके 2 मायने हैं। पहला ये कि 7वें चरण का जो चुनाव है, जो 7वां चरण पूर्वांचल में होना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबले में बड़ा इंटेंस मुकाबला हुआ है और तीनों पार्टियों की तरफ से जो पूरी जो चुनाव प्रचार की और पूरे कैंपेन की जो रस्साकशी हुई है, सब लोगों को ये मालूम है कि बड़ा टफ फाइट है, कहीं पर किसी को एडवांटेज है, किसी को डिसएडवांटेज है। तो जो एक निर्णायक जो बढ़त प्राप्त होगी इन तीनों पार्टियों को,
नेचुरली जो अंतिम दौर है, अब जैसे कि सब लोग दौड़ लगाते हैं और लास्ट में जो थोड़ा सा आगे चला गया वो विजेता बन गया। अब चूंकि ट्रायंगुलर फाइट है और इसमें 2-4% वोटों का मार्जिन भी किसी एक को विजेता बना देगा, तो मुझे लगता है एक तो वजह यह है जिसकी वजह से तीनों पार्टियों में जबरदस्त रस्साकशी चली और पूरा जो फोकस है वो अंतिम दौर के मुकाबले का बनारस के तमाम रैलियों का उस पर चला गया। और दूसरा मायने जो मुझे नजर आता है कि प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है जी, और चूंकि प्रधानमंत्री को अपने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की वजह से अपने चुनाव क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। दूसरा, ये बनारस एक देश का सबसे प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीन एक ऐतिहासिक शहर है और वहां की जो तमाम अपेक्षाएं थीं और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जापान के साथ समझौता किया या बनारस के अलग अलग मास्टर प्लान को लेकर के जो बातें कही, राज्य सरकार के साथ जो उसमें एक डबल वो मामला आया, अधिकार क्षेत्र का मामला आया, तो मुझे लगता है इस अंतिम चरण के बहाने नरेंद्र मोदी ने न केवल जनता से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति एक अपने आप को एक तरह से ताजा किया है, अपना कांटेक्ट, अपना साबका एक तमाम इवेंट के जरिए, और दूसरा ये पार्टी के स्तर पर जो निर्णायक जो बढ़त अगर प्राप्त करनी है तो पूरी ताकत लगा दो, और ऐसी ही ताकत सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी दिखाया और ऐसे ही बसपा ने भी दिखाया। और हमें लगता है तो कौन जो किस पर भारी पड़ा तीनों लोगों के जो टेलीविजन पर फुटेज दिखे हैं, तीनों में विशाल जनसमुद्र दिखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गामागमी दिखी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि अखिलेश और राहुल की भी रैली में अच्छा समागम था। और जो उन्होंने जो जनसभा की थी, जिनकी की सड़क पर रैली नहीं थी, मायावती की, उनकी भी सभा में अच्छी खासी भीड़ थी। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी मैं फॉरकास्ट करने से हमेशा बचता हूं। मैं केवल अच्छा क्या है, सच्चा क्या है और बुरा क्या है, केवल मैं इसका विश्लेषण। ठीक है, आप ये नहीं बताते कि असल में पलड़ा किसका भारी रहा, आप सिर्फ ये बताते हैं कि कहां होना क्या चाहिए, बेहतर जो है मानक है। ठीक है, तो संदीप दुबे साहब, बीजेपी पूर्वांचल में वैसे कहीं अभी 4 सीटों के साथ ही है और बीजेपी के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में 3 दिन गुजारते हैं तो वो गढ़ बनाने नहीं आते, वो वहां पर एक नया किला बनाना चाहते हैं और साफ तौर से वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे होते, वो 2019 के चुनाव पर उनकी नजर होती है? स्वप्ने जी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम जब आकलन कर रहे होते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद भी हैं। अपने सांसद होने के नाते उनका एक कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरे, वो उत्तर प्रदेश के में सभी पार्टियां जो भी राजनीति में हैं वो कोशिश करती हैं कि वो बेहतर करें, और हम लोगों ने भी कोशिश करी, हम लोगों ने मुद्दों तक बात करी। अगर आज हम कोई एक प्रश्न पूछें कि अगर आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में सबसे बड़ी जो खामी है वो क्या है और लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, तो उसको भाजपा ने उठाया। आज देखिए, आपको अगर कोई भी आज यहाँ पे यहीं से शुरुआत करिए, अगर आपको यहाँ कोई समस्या हो जाए तो सबसे पहले आप पुलिस को कॉल करते हैं, 100 नंबर पे कॉल करेंगे या थाने में जाएंगे वहाँ, ताकि आपकी रिपोर्ट लिखी जाए। उत्तर प्रदेश में जब जात और भाई भतीजावाद के हिसाब से रिपोर्ट लिखी जा रही थी, थाने की ये स्थिति, आप किसी एसपी को जाएंगे, जब थाना नहीं सुनेगा, आप पता है एसपी भी भाई भतीजावाद पे निर्भर है। तो इस तरह की जो पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो वो एक संघीय ढांचे पे बहुत बड़ा प्रहार है और इसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के उस पार में आऊंगा और मेरे सवाल का जवाब चाहूंगा। पूर्वांचल में क्या आप कोई किला बनाने की तैयारी में है? क्या बीजेपी कोई किला बनाने की तैयारी में है? आपने बहुत ही ठीक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की उस सवाल को, लेकिन उसका जवाब मुझे चाहिए होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पूर्वांचल में सबकी नजरें बनी हुई थी और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वांचल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, वाराणसी में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया, इसके क्या मायने हैं। संदीप दुबे जी, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले जो आपसे था वही है।
और उसी का जवाब मुझे चाहिए कि क्या आप लोग कोई किला बनाने के लिए उतरे हैं? और आपने जो कहा कि ये नहीं कह सकते, कहा क्यों नहीं जाएगा? 2019 का चुनाव ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का जनसमूह देखने को मिला, प्रधानमंत्री की साख भी तो दांव पर लगी है। इससे जो दूर तक हम अगर देखें तो ये 2019 के चुनाव से भी तो जुड़ता है। मित्र देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए और जो भी रैलियां भी हुई, और एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबने आके उनको सहज गले लगाया और उनको स्वीकार किया। इवन उस आप देखिए जो नोटबंदी थी, विपक्ष ने कितने सवाल उठाए, उसके बाद जहां जहां भी इलेक्शन हुए भाजपा ने बेहतर वहां प्रदर्शन किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, हमारी कोशिश है कहीं कोई चूक न रह जाए। हम क्योंकि पूर्ण बहुमत की वहां सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें पता है, तो वो पूर्ण बहुमत में आज आप देखिए बसपा, सपा, कांग्रेस, ये तीनों गठबंधन कर सकते हैं। हर हालत में हमारे प्रधानमंत्री जी को रोकना, बेहतर काम हो रहा है वो बेहतर काम ना हो उसको रोकना, इसके प्रयास में ये तीनों पार्टियां काम कर रहे हैं। हम इन पार्टियों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच है। तो ऐसे में मत चूको चौहान वाली स्थिति है। हम जितना मेहनत करें, बेहतर करें और जनता तक जनता के मुद्दे को ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कोशिश प्रधानमंत्री जी की इसलिए भी सफल है कि आप देखिए, घर का मुखिया इतना अगर मेहनत कर रहा है, हम एक छोटे कार्यकर्ता, हम सबके लिए सीख है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें, किसी भी स्तर पे रहें, हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचानी चाहिए। और जनता ही हमारी भगवान है, जनता ही जनार्दन है। धनेंद्र जी, अब आप इस पर कुछ कहना चाहें? संदीप दुबे जी की बात पर आप जरूर कुछ कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस से तो हैं तो जरूर कहेंगे। लेकिन सपा और कांग्रेस, वाराणसी में उनका भी एक तरह से रोड शो हुआ और वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो गढ़ है उसे बचाने, आपका तो नहीं है, समाजवादी पार्टी का है, लेकिन आप जुड़े हैं तो वो पूछना पड़ेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से कोई नहीं है, तो ये जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उसे आपका गठबंधन बचाने में कामयाब होगा या फिर बीजेपी सेंध लगा देगी इस बार? क्योंकि जिस तरह की भीड़ देखने को मिली है रोड शो में, वो तो अपार थी। देखिए स्वप्न जी, निश्चित तौर पर जब से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है तब से भाजपा को बहुत बेचैनी हो गई है। भाजपा ने पिछले, अगर आप 6 चरण देखोगे, 6 चरण में जिस तरीके की भाषा का उपयोग भाजपा और उसके उनके नेताओं ने करा और स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री ने करा, वो साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अच्छा। 3 दिन उनका वाराणसी में रुकना। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? मैं संदीप जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा था। तो 3 दिन उनका वाराणसी में रुकना, शमशान कब्रिस्तान की बात करना, ईद और दिवाली की बात करना, और दिवाली को भी जो उन्होंने उससे धर्म से जोड़ दिया, बिजली को भी धर्म से जोड़ दिया। मतलब तमाम जो पोलराइजेशन की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश करी, और स्वयं प्रधानमंत्री जो थे उसको अगुवाई कर रहे थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फिर जिस तरीके से बिहार में भाषा का यूज करा, उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे करा कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर दूसरे लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी। ठीक है। तो जितनी ये लोग कोशिश कर सकते थे इतनी लोगों ने कोशिश करी, और 6 चरण के बाद जब इनको जो इनपुट्स मिली इनकी एजेंसीज ने और जो सर्वे की इनके पास रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भाजपा बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। तब जाके इन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि आप 3 दिन वाराणसी गुजारिए, क्योंकि वाराणसी की जो इनपुट आई थी, पूर्वांचल की नहीं, वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे भाजपा के तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है। इतना बुरा हाल हो चुका था, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद 3 दिन वहां पे लगाने पड़े। अच्छा। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जब रोड शो करता है और जिस आदमी को एसपीजी कवर्ड है, एसपीजी अलाउ नहीं करती, सिक्योरिटी नॉर्म्स के खिलाफ था, कि प्रधानमंत्री जब ओपन जीप में घूमे, ओपन जीप में उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगने की कोशिश करी, तो इससे पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से हताश है। लेकिन ये संदीप दुबे साहब तो ये कह रहे हैं ना कि घर का मुखिया और वो सारी बातें कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की छवि इतनी मजबूत थी, अगर प्रधानमंत्री इतने मजबूत नेता थे, और जिस तरीके से 2014 में देश के लोगों ने बहुत भारी मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दिया था, अगर प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत थे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता थी कि वो 2 बार रोड शो करें। एक बार जब उन्होंने पहले दिन रोड शो करा, जिसको उन्होंने जनता दर्शन का नाम दिया, उसके बाद शाम को जब अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ और उसमें भारी भीड़ जुटी, तो उससे प्रधानमंत्री घबरा गए। उन्होंने अगले दिन अपने पार्टी कैंपेनर्स को बोला कि एक और रोड शो करो ताकि इनकी भीड़ से ज्यादा भीड़ मैं लेके जाऊं, लेकिन दूसरा रोड शो भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद उनकी तमाम रैलियां फ्लॉप हुई। फ्लॉप धनेंद्र जी, आप ये बात फ्लॉप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जनसमूह जो था वो
अपार तो था ही, वो तस्वीरें तो सामने थी ही, देखिए, तो आप उसे फ्लॉप कैसे कह फ्लॉप सकते इसलिए हैं? कह रहे हैं कि उसमें वाराणसी और पूर्वांचल के लोग नहीं थे, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बसें भर के गई। ऐसा उसमें नहीं था उत्तर सर, प्रदेश के हमने तमाम- रिपोर्ट किया था, हम उसमें वहां से उत्तर रिपोर्ट प्रदेश कर रहे के थे। तमाम जिलों अगर के- बाहर से लोग उत्तर जाते, देखिए प्रदेश के सुनिए, तमाम जिलों नहीं के आप भाजपा के फैक्चुअली कार्यकर्ता इनकरेक्ट मुझे- हैं, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मैं आप आपको सुनिए बता ना, रहा हूं। हमने रिपोर्ट आप की बताइए है, आप कैसे करेक्ट हैं? रिपोर्ट आप हमने की बताइए, थी, आप किस आधार पे कह बिल्कुल। रहे हैं? तब मैं सुनिए तो जिस सही, आधार पे आपको कह सुनेंगे रहा हूं। जब आप, तब मैं आपको बता रहा हूं गणेंद्र जी, ये बात रिपोर्ट की गई थी उस दिन की। अगर आप फुटेज निकाल कर देखें तो आपको नजर आएगा कि कहीं से कोई बस नहीं आई थी, कहीं से कोई भीड़ नहीं जुटाई गई थी, वो वाराणसी की भीड़ थी सर। और इसे अगर कांग्रेस नहीं मानती तो ये अलग बात है, क्योंकि बीजेपी की कोई बात वो नहीं मानती, लेकिन ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना। मैं कह रहा वहां जो वाराणसी के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो भाजपा के नेता थे वो कह रहे थे कि वाराणसी के लोग शामिल तो नहीं हुए। आपकी इसमें जो भीड़ आई थी वो कहां से थी? उनके जो पूर्व विधायक थे, जिनको आपकी उन्होंने इसकी टिकट भीड़ काटा, बता श्यामानंद दीजिए, राय जी की, जो भीड़ थी उनका आपकी। कहना था ठीक कि है। ये वहां के लोग नहीं थे, वहां के नेता नहीं थे। और जिस तरीके से पूरी की पूरी कैबिनेट, दिल्ली सरकार वहां पे बैठी, केंद्र सरकार, ये एक मतलब आपको दिखा, ये तो है, ये बात तो है कि 19 जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो 19 का ही आंकड़ा है हमारे। स्वतंत्र प्रभाव वाले पूरी की पूरी केंद्र की सरकार ठीक है। पिछले 10 दिनों से वाराणसी में बैठी हुई है। आप इससे देखिए, लगाइए मुझे लगता है संदीप धर्मेंद्र जी, आप अपने थोड़ा जीके करेक्ट करिए। एक तो भाजपा में कोई मंत्री और इस तरह का नहीं, भाजपा एक परिवार है और परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता है बड़ा कार्यकर्ता है, इसलिए करेक्ट करिए कि आपके यहाँ ये सब पदें होती होंगी बड़ी बड़ी, लेकिन जब ये इलेक्शन हो रहा तो भी हम लोग परिवार की तरह काम कर रहे हैं और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है और सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरा, आप जितनी बुराई करने में, प्रधानमंत्री की बुराई करने में अपना समय व्यतीत करते हैं या कांग्रेस के लोग करते हैं, प्रधानमंत्री जी जितने नहीं बात करते, वो कांग्रेस के लोग उतनी देर अपने बारे में सोच लेते, आत्मचिंतन कर लेते तो बेहतर सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, बेहतर और आपका आपकी पार्टी कर लेती। दूसरी, आपने जो मुलायम चाचा के घर में सेंधमारी करी है, मुलायम चाचा का परिवार जैसे तोड़ दिया, अब लालू चाचा को आप लेके आ गए, लालू चाचा काका बोल रहे हैं, आप ही ने सिखाया है, आप ही की बात बोल रहे हैं, आप ही के मुंह से जो बात निकलती है लालू चाचा के मुंह से निकलती है, लोगों को बरगला रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहे हैं। आपने कभी मूलभूत समस्या के ऊपर, पूर्वांचल के मूलभूत जाने समस्या कितने के लोग ऊपर किस पर खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के देखो, लोगों ने शत्रुघ्न बात सिन्हा ने तो कभी बिहार कभी से ही शुरुआत की थी। अभी कार्ति चिदम्बरम ने क्या बयान, कार्ति चिदम्बरम का बयान बताएं। घर से खड़े होकर कभी आप एक मिनट, हाँ, कार्ति चिदम्बरम का अगर बयान गणेंद्र जी मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ना वो फैमिली की प्रॉपर्टी बन गई है। शीला दीक्षित ने कुछ दिन पहले बताया था राहुल गांधी मैच्योर लीडर नहीं है। तो इस तरह से सवाल तो उठाए जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। जी, सवाल नहीं उठाया, हमने जो बात करी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी, बहुत मूल समस्या है। और हमारे बगल में बैठे हुए मनोहर जी पूर्वांचल से आते हैं। सबसे बड़ी बात है, इनको ये बात पता होगा कि पूर्वांचल में अभिशाप है, वहां फसलें सूख जाती हैं, सही समय पे पानी नहीं पहुंचता लोगों तक, वहां से पलायन है, मजदूरी सबसे ज्यादा है, वहां के माँ बाप थोड़े भी जिनके पास पैसे होते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, सही स्कूल की व्यवस्था नहीं है, सही स्वास्थ्य नहीं है। तो ये जो मौलिक मुद्दे हैं, मूलभूत समस्याएं, ये इन बातों को लेकर संदीप जी, इन बातों को लेकर आप घेर सकते थे, तो हमने आप इन बातों को लेकर घेर सकते थे, लेकिन आप लोग भी किसमें फंसे रहे, ऐसे बयानबाजी में फंसे रहे, कसाब और तमाम चीजों को लेकर। देखिए, एक मिनट, राष्ट्रीय, देखिए चुनाव से ठीक पहले एक मिनट, कुछ ऐसे मुद्दे हैं संदीप जी जिसको आपने नहीं घेरा। नहीं, आप समाजवादी पार्टी को घेर सकते थे, आप उत्तर प्रदेश का भयावह चेहरा जो है वो जनता को दिखा सकते थे। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय आयोजित करता है। सुन लीजिए ना आप, बच्चों के बदतर स्वास्थ्य हालात में जो सबसे ज्यादा जो जिले हैं उसमें से 46 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। ये आप बोल सकते थे। पलायन जो है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 37,42,000 लोगों ने पलायन किया। ठसाठस भरी रहती हैं उत्तर प्रदेश से मुंबई और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें, ये भी आप कह सकते थे, लेकिन आप लोगों की ओर से भी उसी तरह की बयानबाजी हुई जैसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से हुई और बसपा की ओर से हुई। नहीं, स्वप्नेश भाई, जब लालू चाचा कूदे, मुलायम चाचा, जब कांग्रेस समाजवादी परिवार में इंटरफेयर करी और मुलायम चाचा अखिलेश में ये जो दोस्ताना ड्रामा शुरू करवा दिया, उसके बाद जो विषय थी, इन लोगों ने मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री कितना भला बुरा कहा। ये शर्म का विषय है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह कांग्रेस और सपा और बसपा के लोगों ने किया, कोई नहीं कर सकता। हमने मुद्दों
को रखा और प्रधानमंत्री जी ने जवाब- मुद्दों पे चर्चा की और जवाब हमारे लीजिए। छोटे से जवाब लीजिए छोटे कार्यकर्ता और गणेंद्र जी नेता से। जनता ठीक है। तक पहुंच के ये विषय उठाते रहे और हमने पूरा उत्तर प्रदेश जोड़ने की कोशिश करी जोड़ने और की लोगों कोशिश को की है, बताने तो की कोशिश गणेंद्र करी जी, फिर कि आपने क्या जात कोशिश की? धर्म छोड़ के देखिए, एकता के बंधन में बंध के जो मूलभूत समस्या ठीक है, संदीप जी सुन लिया। लड़ने और खड़ा होने के लिए हाँ, तैयार रहो। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने विषय को भटकाने रुक के लिए जाइए, लालू एक चाचा आ गए मिनट, और एक मुलायम मिनट। चाचा और ये अखिलेश जी की जोड़ी काम करने लगी। ठीक है। स्वप्निल जी, हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के लोग इनसे पूछ रहे हैं। 2014 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, जनरल इलेक्शन, 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा के जिता के भेजे। अगर आज देश में अगर स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार जिसको ये लोग कहते हैं, तो उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल खोल के समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि 33 महीने हो गए आपको केंद्र में सरकार बनाए हुए, ठीक है। आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या करा? आपने उत्तर प्रदेश में कितने केंद्र सरकार से आपने परियोजना लाए? पूछिए आप आपने सवाल। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या करा? आपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या करा? जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, ठीक है। आपने चुनाव के बीच में 87 रुपए सिलेंडर के बढ़ा दिए। ठीक है, उन ये लोगों पे सवाल भाग डाल आप दिया। बीजेपी से आपने- पूछिए, आपने उसका जवाब भी नोटबंदी- लीजिए। आपने लेकिन- नोटबंदी करके लेकिन- हाँ। देश के लोगों को लाइन पे ठीक लगा- है, लगा मनोहर दिया। जी के पास 200 में से जाऊं। ज्यादा लोग एक मिनट, उसमें मनोहर जी से casualty मैं हो इस पर गई। प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन आपने उससे क्या पहले दिया? नहीं उत्तर प्रदेश नरेंद्र में जी, आपको बहुत कांग्रेस ने क्या समाजवादी पार्टी से पूछा? आप बीजेपी से पूछिए, संदीप दुबे जी यहां बैठे हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन सपा का कोई यहां पर है नहीं। क्या आपने समाजवादी पार्टी से पूछा कि जो बच्चों की बदतर हालत आपके ही राज्य में है, उसके लिए आपने क्या किया? जो पलायन हो रहा है उसके लिए आपने क्या किया? बच्चों के स्वास्थ्य से ही किसी राज्य का विकास पता चलता है सर। तो क्या आपने ये गठबंधन देखिए, करने से पहले स्वप्निल पूछा जी, था समाजवादी स्वप्निल पार्टी जी, से? मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू से कहा है कि पिछले 5 साल में अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं फिर एक एडमिट कर रहा उपलब्धि हूं, बताइए मैं फिर जिसके एडमिट वजह कर से रहा हूं, अखिलेश संदीप जी। सरकार को जनता ने वोट दिया मैं और फिर आपने एडमिट कर गठबंधन रहा किया। हूं एक कि बात उत्तर बताइए, आपने प्रदेश मुझसे में 100 भी क्वेश्चन बहुत किया, सारे काम आपके होने सारे बाकी हैं। प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। उत्तर जब केंद्र प्रदेश- से किसानों संदीप को लेके जब ठीक है। मैं एक बार अब आप लोग संदीप कांग्रेस और योजना बीजेपी की का घोषणा ना हो हुई, जाए पूरे डिबेट। भारत में मनोहर जी, 60% हमारा सिर्फ- जो सरकारें हमारा- 60% हमारा बीमा उत्तर अपने प्रदेश अपने के किसानों लोगों की से कर दी। सिर्फ आपके एक यहाँ वादा 12% हुआ कि उससे 11 भी शर्म मार्च की के बात है, बाद केंद्र की सरकार जितनी भी बनने के योजनाएं बाद थी, आपकी कांग्रेस राज्य सपा की सरकार जैसे उसको खर्च सरकार नहीं कर बनेगी, पाई। हम तीसरी बात, इन्होंने बुलेट ट्रेन तो आप चढ़ाई सुन नहीं, लीजिए साहब, लेकिन बुलेट आपने ट्रेन जहाँ की पे- तीव्र गति आपने से सुन लीजिए, हमारी सरकार आपने उत्तर जहाँ प्रदेश पे के मेट्रो लोगों का के लिए उद्घाटन काम किया, वहाँ करेगी। एक करोड़ हमारा का एजेंडा ठीक है, ठीक है। हमारा अब उत्तर पहले प्रदेश को ठीक है संदीप जी, एक मिनट उत्तर नरेंद्र प्रदेश जी, को आपका जो देश का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश गठबंधन बनाना बना है, रहे वही ये बहुत हमारा बड़ी बात है। संकल्प ठीक है, है। आप आप लोग चुप हो फेल जाइए। हो, कांग्रेस और नाम पे बीजेपी का फेल हो, डिबेट नहीं है। आपने एक उत्तर मिनट, प्रदेश के लोगों को ठगा है। ऐसे नहीं होता। एक मिनट, मनोहर जी, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जो बहस जिस ओर जा रही है और जो ये अभी जो आंकड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मैंने बताए कि इसको लेकर भी तो घेरा जा सकता था। असल तथ्यात्मक आंकड़े रखकर तो सरकार को, जो राज्य सरकार है, उसे घेरा जा सकता था। लेकिन ये गधे घोड़े और दिवाली कब्रिस्तान, इसमें ही तो सारी डिबेट अलग हो गई। चुन लिया ना, हमने तो सही मुद्दे जनता तक रखे। आपने बोला इसलिए मीडिया ने दिखाया। ठीक है, स्वयं जब देश लालू के चाचा बोलेंगे तो क्या उनका जवाब कोई नहीं देगा? बिल्कुल ये देंगे ना। वही तो अखिलेश जी ने यही तो कह दिया, गधे गधे। ठीक है, आप फिर शुरू हो गए। मेरा सवाल मनोहर जी से था, मेरा सवाल मनोहर जी से है। एक मिनट, ऐसे मत कीजिए आप। उनका जवाब नहीं दिया जाएगा। विकास की बात करते हैं। दोनों बोला नहीं जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा। एक मिनट, आप लोग पानी पीजिए, पानी पी लीजिए दोनों, उम्मीद करते हैं। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अगर नहीं हो तो मैं दे देता हूं अपने पास का। एक मिनट, विकास की बात करता है, जब वो नरेंद्र जी, क्या है ऐसे डिबेट होगा, ऐसे डिबेट होगा। एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप एक पत्रकार को दूसरे पत्रकार से सवाल ही नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की बहस बना दी है। मनोहर जी, जो मैंने सवाल पूछा था उस पर मैं आपके देखिए, जब मुद्दों पर बहस होती है, जी। चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या प्रशासनिक मुद्दा हो, तो उसमें पार्टियां बेहद अखाड़े की दांव की तरह अपने अपने दलीलें देती हैं और उसमें साफ पता चलता है कि जो एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। तो सबसे पहले तो ये तय करना होगा
कि केंद्र सरकार का जुरिस्डिक्शन क्या है और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कार्ड देते समय क्या क्या बातें रखनी चाहिए और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट कार्ड देते समय क्या क्या रखनी चाहिए। जब चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो है एक संघवाद काम करता है, उनकी एक केंद्रीय यूनिट होती है और एक राज्य की भी यूनिट होती है जी। लेकिन प्रशासन के स्तर पे केंद्र की टेरिटरी अलग है, स्टेट की टेरिटरी अलग है। संविधान में भी 97 सब्जेक्ट केंद्र को है और 56 सब्जेक्ट स्टेट को है। लेकिन मुझे बड़ा ये दुख होता है कि जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना संघवाद होता है, तो केंद्र के पार्टी का आदमी राज्य में भी चुनाव जो है वो प्रचार करने जाता है। तो जब राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, पिछली बार बिहार के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ कि जब नीतीश कुमार ने एक प्रश्न किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 साल में क्या किया, जबकि चुनाव जो था वो राज्य सरकार का था। बिल्कुल। तो अब इस मामले में ये बड़ा मुश्किल है कि केंद्र के किस तरीके की काम की रिपोर्ट ली जा रही है और राज्य को कहां पर अपना रिपोर्ट देना है। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज और हमारा तंत्र इस बात को तय कर ले, नहीं तो जनता में ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति जाती है कि आखिर अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई तो मोदी को दोष दिया जाए या अखिलेश यादव को दोष दिया जाए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एसपी और कलेक्टर को दोष दिया जाए। एक बार गुड गवर्नेंस के किसी वर्कशॉप में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नगर पालिका का भी अगर कोई प्रॉब्लम उठता है तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर काम नहीं किया गया। तो पहले इस देश में यह तय करना बेहद जरूरी है कि किसकी टेरिटरी क्या है। अब आपने जो सवाल उठाए तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये बात ठीक है कि चुनाव में जिस तरीके का जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए वो निम्न स्तर के थे और इस मामले में प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ तय किया हुआ है कि जब वो विज्ञान भवन में भाषण देंगे तो बड़ी अच्छी तकरीर करेंगे, लेकिन जब वो चुनाव के मंच पर आएंगे तो सड़क छाप नेता के लेवल पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हमको वोट इसी से मिल रहा है, तो हमें अपना सौम्यता और शालीनता दिखाने की जरूरत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को की चुनाव मंडली को एक कलयुगी दौर में बदल दिया है, जहां पर एग्रेशन के जरिए कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट काटो, और इसमें वो 70% मामलों में सफल रहे हैं। अच्छा। बिहार और दिल्ली के चुनाव में उनकी हार हुई है। उन्हें यह लगता है कि यूपी में ही यही बात दोहराया जाए। तो यूपी में बीजेपी का एडवांटेज ये रहा कि वहां पर महागठबंधन नहीं बना, बिहार में महागठबंधन था, इसीलिए इनके तमाम कॉमनल अपीलों के बावजूद, हालांकि लालू ने इस बात को शुरू किया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, जिसका काउंटर बीजेपी ने किया, पहले दोषी लालू थे, लेकिन वहां महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कॉमनल अपील को खारिज करके उनको विजय दिला दी। उत्तर प्रदेश में भाजपा को थोड़ी आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि वहां ट्रायंगुलर फाइट है और वहां पर जो सोशल इक्वेशन है वो बिहार की तुलना में बीजेपी के ज्यादा फेवरेबल है। तब आप अलग अलग बिंदुओं पर जब चर्चा करेंगे, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़े टीवी चैनल में एक वॉक टू टॉक प्रोग्राम में कह रहे थे, प्रधानमंत्री बताएं मोदी ने क्या किया। मैंने, हालांकि मोदी के मैं तमाम चीजों का मेरिट के आधार पर आलोचना करता हूं और मेरिट के आधार पर उनकी तारीफ भी करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, वह एक सीधे सीधे लोगों को भुलकावे में और बहकाने वाली बात है। ये राज्य सरकार को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री को 73 सांसद वहां से मिले हैं, तो उन्हें केंद्र के द्वारा राज्य के लिए क्या क्या किया है यह रिपोर्ट उन्हें बनाना चाहिए था। और बनारस का शहर जो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, उसके रेनोवेशन के काम में मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री और बतौर सांसद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रति एक मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने जब गठबंधन नहीं किया था समाजवादी पार्टी से, तो उनमें केवल उनमें कमी और कमी नजर आ रही थी। जब गठबंधन हो गया तो सब गुडी गुडी दिखने लगा। अच्छा, ये सब पॉलिटिक्स है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक नहीं जानती है, तो मीडिया का काम है पब्लिक को जनाना और बताना। और वही कोशिश हम करते हैं कि जब गठबंधन नहीं होता तो किस तरह से बातें की जाती हैं, और जब गठबंधन हो जाता है तो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। संदीप दुबे साहब, जो बात मनोहर जी ने कही कि विज्ञान भवन में अलग और फिर सड़क पर वो मंच पर अलग, कुछ कहेंगे इस पर? मैं एक ही बात कहूंगा मनोहर जी से। मनोहर जी जो सच्चाई है उस पर क्या कहें? देखिए मनोहर जी अब उसको सच्चाई बता दें, मैं आपकी किसी बात को झुठला, और आपका अपना देखने का चश्मा अलग अलग है, हर व्यक्ति अपने अपने चश्मे से अपने हिसाब से देखता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने जो बेहतर करना था, मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश करी, और कोशिश करी है कि एक बार उत्तर
प्रदेश की जनता जगे और वो अपनी जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेके वो खड़ी हो। और ये अच्छा समय है वोट के माध्यम से जवाब देने का, वो जवाब दे। और हमारी अगर गवर्नमेंट आती है, बेहतर हम काम करेंगे। जो हमने केंद्र में करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में भी वही करके दिखाएंगे और बेहतर उत्तर प्रदेश चलेगी। जहां थाने हैं संदीप दुबे साहब पूर्वांचल की, जिस पर भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरी जो डिबेट हो गई, ये सब आरोप प्रत्यारोपों की हो गई। किसानों की समस्या सबसे अहम वहां पर पूर्वांचल में समस्या है। स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था भी वहां पर एक मुद्दा है। बेरोजगारी, सड़क और बिजली की अगर बात करें, गंगा की सफाई को लेकर भी वाराणसी में तो बात होगी ही। ट्रैफिक को लेकर और बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर आप क्या करेंगे? अगर देखिए, हमने पहले ही कहा, अभी आपको मैं पहले भी कह रहा था, किसानों की जो समस्या है, हमने फसल बीमा योजना हमारी केंद्र सरकार ने शुरू करी। एक उत्तर प्रदेश ऐसा रहा जो वहाँ 12% तक ही किसानों के बीमा हो पाए। तो एक जो किसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद अगर उसके फसल के वाजिब मूल्य नहीं मिलते तो कमर टूट जाती है। तो एक बहुत बड़ी ये सरकार की उपलब्धि होगी अगर हम उसमें सभी किसानों को जल्द से जल्द जोड़ देंगे। दूसरी जो आपने बुनकरों की बात की, वाकई बुनकरों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और इसके लिए पूर्व की राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारी योजनाएं हैं, जिस तरह से सरकार मदद करनी चाहिए, वो असफल रही है। तो उसको बेहतर ढंग से मदद करी जाए। और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने खादी उद्योग में और जहां तक हो सका, ठीक है, आपने कोशिश की है। मेरे पास सर वक्त कम है। घनेंद्र जी, आप क्या करेंगे? बीजेपी तो ये कह रही है कि हम कोशिश, स्वप्निल जी, क्योंकि सपा की तो पहले से सरकार है, क्या उन्होंने पहले कोशिश की? राहुल गांधी जी की लीडरशिप में एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति बहुत खराब है और इनका कर्जा माफ कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने किसानों का कर्जा माफ करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री जी रैली के माध्यम से मंच से किसानों को कह रहे कि हमारी सरकार बनवा दो, उसके बाद हम कर्जा माफ करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग का जो ट्रेंड है ना, कि पहले हमारी सरकार बनवाओ फिर कर्जा माफ करेंगे। अरे कर्जा माफ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कैबिनेट ऑर्डर तो निकालना है। आप करो ना, किसानों के आपके पास समाधान है। आपने अगर आपकी सरकार सपा और कांग्रेस की सरकार बनती है तो समाधान है। तौर पर पहले दिन आते ही किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की जाएगी। पहले दिन, ठीक, पहले दिन। और बुनकरों की जो समस्या की बात है, जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा था कि मैं बुनकरों की दशा ठीक कर दूंगा, मैं बुनकरों के लिए विशेष पैकेज लेके आऊंगा, मैं बुनकरों के लिए इंडस्ट्री लेके आऊंगा, उसको इंडस्ट्री जोड़ूंगा। एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। और जहां गंगा की बात है, काशी विश्वनाथ की बात है, प्रधानमंत्री जी जापान गए थे और क्योटो से कुछ लोग भेजे थे जी, क्योटो की तरह मैं वाराणसी को बनाऊंगा। एक भी स्टेप अभी तक आगे नहीं बढ़ा, एक भी स्टेप। और गंगा की शोभन खाने वाले आज गंगा मैया से धोखा कर, ठीक है, आखिरी कमेंट है, मैया को चीट कर लिया आपने। घनेंद्र जी, आपने एक बात कही है, आपने एक बात कही है कि किसानों का कर्ज माफ आप पहले दिन करेंगे। घनेंद्र जी, आप पहले दिन ही माफी करेंगे किसानों का? अगर सरकार बनता है तो उनके कर्ज की माफी करेंगे? मैं आपसे फोन करके ये पूछूंगा, अगर सरकार बन जाती है तो ये जरूर है। फाइनल कमेंट मनोहर जी, मैं आपसे चाहूंगा कि क्या पूर्वांचल में पुरवाई चली है और किसी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? हालांकि आप बताते नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी पलड़ा। देखिए, वो फोरकास्टिंग करना सही बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में अगर चुनाव का विश्लेषण किया जाए तो उत्तर प्रदेश अभी एंटी इनकम्बेंसी चाह रहा है। मायावती को भी मौका मिला है, सपा को मिला है मौका। भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल अवसर है, हो सकता है कि उनके पक्ष में जाए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, गवर्नेंस के फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पार्टियां उसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती हैं। जी, तो साफ तौर से ये पूरी बहस से निकलकर सामने आया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। देखना होगा कि ये जो पुरवाई बह रही है वो किसको अपने साथ लेकर जाती है और किसको उड़ा देती है, इस पर भी हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन जो लखनऊ में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है, उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। लगातार फायरिंग जारी है, रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है और अभी भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि आतंकी कितने हैं। एक आतंकी फिलहाल बताया जा रहा है और ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब तक जो अपडेट आई है और प्राथमिकता एटीएस की यही है कि वो जिंदा पकड़ें इस आतंकी को, और इसीलिए एटीएस की ओर से टैक्टिकल ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है उन्हें पकड़ने की। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।